नरेंद्र मोदी पर नया वर्ल्ड सर्वे आ गया है। ग्लोबल रैंकिंग में नरेंद्र मोदी इस वक्त भी दुनिया के लीडर नंबर 1 बने हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टॉप 10 से भी बाहर हो गए। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि भारत अब एक ग्लोबल पावर है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने बस थोड़ी देर पहले ऐलान किया है कि वो कुछ दिनों में भारत आने वाले हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले हैं। कनाडा के पीएम हाउस ने जो बयान जारी किया है उसमें भारत को ग्लोबल वर्ल्ड का पावर हाउस बताया। प्रधानमंत्री मोदी भी बुधवार को 2 दिन के इजराइल के दौरे पर जा रहे हैं और मोदी के इजराइल दौरे से पहले 2 बहुत बड़ी खबरें आई। पहली ये कि प्रधानमंत्री के दौरे पर भारत और इजराइल अपडेटेड सिक्योरिटी पैक्ट साइन करेंगे और दूसरी बड़ी खबर ये कि भारत इजराइल से एडवांस ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और लेजर डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है। इन खबरों ने पाकिस्तान में सबके कान खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मोदी और नेतन्याहू कुछ बहुत बड़ा प्लान बना रहे हैं। क्या है वो प्लान, आइए देखते हैं रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी पर वर्ल्ड सर्वे, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सबसे आगे खड़े। नरेंद्र मोदी ट्रंप से बहुत आगे हो गए हैं। मोदी नंबर 1 पर बने हुए हैं, ट्रंप 11वें नंबर पर खिसक गए हैं। 24 वर्ल्ड लीडर्स में मोदी टॉप पर हैं। बाकी के 23 ग्लोबल लीडर्स रैंकिंग में अभी भी मोदी से काफी नीचे हैं। मोदी के सियासी दुश्मन देखें, राहुल गांधी देखें। अमेरिका की ये एजेंसी कह रही है कि मोदी के सामने कहीं कोई चुनौती नहीं है। जैसे जैसे मोदी की ग्लोबल रैंकिंग बढ़ रही है वैसे वैसे हिंदुस्तान की ताकत भी बढ़ रही है। दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियों में तो यही लिखा है। अब तो इजरायली पीएम ने भी कह दिया है ग्लोबल पावर तो इंडिया ही है और इंडिया को पावरफुल बनाने वाले लीडर मोदी ही हैं। स्ट्रॉन्ग लीडर भी मोदी ही हैं। तो क्या सच में अब दुनिया का नया पावर सेंटर हिंदुस्तान ही है? क्या हिंदुस्तान ही अब सबसे मेजर ग्लोबल पावर के रोल में है? नरेंद्र मोदी ने 2026 के शुरुआती 54 दिनों में ऐसा क्या कर दिया है कि पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश के लोग भी यही कह रहे हैं कि मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। पाकिस्तान को भी मोदी से सीखने की जरूरत है। इंडिया ऑलरेडी सुपर पावर बन चुका है और इसमें कोई शक कन्विंस किया या पूरी दुनिया खुद से तैयार हुई कि वो भारत को अब सुपर पावर की निगाह से देखे। इंडिया इज टू बिग। इंडिया इज टू बिग। बहुत बड़ा मुल्क है इंडिया। उसको जो है वो ऑप्टिक्स की इसलिए जरूरत नहीं रहती क्योंकि उसके पास जो है वो पैसा है। वो पैसा दे भी सकता है और वो जो है वो पैसा ले भी सकता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफें शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी मोदी इज अ ग्रेट लीडर। तो मोदी इज वाचिंग अस। कह रहे हैं मोदी हमें देख रहा है इस वक्त। ये वो चीज है जिससे पाकिस्तान को भी सीखने की जरूरत है। हमें भी इसी तरह से अपने ताल्लुकात को डाइवर्सिफाई करना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज को देखना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं, हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वाला पश्चिम मीडिया भी 21वीं सदी को हिंदुस्तान की सदी ही बता रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की यह हेडलाइन बहुत कुछ कह रही है। ईयू रिपोर्टर ने तो बाकायदा खबर छाप दी है कि भारत बहुत तेजी से चीन, अमेरिका, रूस और यूरोपियन यूनियन की लीग में शामिल हो चुका है, ग्लोबल पावर बन चुका है। और यह सब नरेंद्र मोदी की वजह से कैसे मुमकिन हुआ है, चलिए एक एक करके अलग अलग सर्वे के आधार पर आपको समझाते हैं। पहले लोकप्रियता के पैमाने पर मोदी और ट्रंप के बीच का एक ग्राफ आपको दिखाते हैं। 24 ग्लोबल लीडर्स की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग में मोदी 67% के साथ नंबर 1 की पोजीशन पर हैं, जबकि ट्रंप सिर्फ 40% की अप्रूवल रेटिंग के साथ रैंकिंग में 11वें स्थान पर हैं। डोमेस्टिक लेवल पर भारत के 55% लोग अभी भी मोदी को ही प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, जबकि इसी पैमाने पर द वॉशिंगटन पोस्ट, एबीसी न्यूज और एप्सोस के सबसे लेटेस्ट सर्वे में पता चला है कि अमेरिका में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 39% पर पहुंच गई है। अमेरिका के 60% लोग ट्रंप के काम को डिसअप्रूव कर रहे हैं। ट्रंप के इस डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह टैरिफ वाला वो जाल है जिसमें अब वो खुद फंस चुके हैं, जबकि मोदी की चालाक कूटनीति की वजह से हिंदुस्तान ट्रंप के टैरिफ वॉर में एक विनर बनकर सामने आया है। और यह कैसे हुआ, पहले यह समझिए। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए ग्लोबल ट्रेड वॉर के दौरान लगाए गए कई टैरिफ रद्द कर दिए हैं। इस फैसले के कुछ घंटों बाद ही ट्रंप ने पहले 10% और फिर 15% की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, लेकिन इससे भारत को कोई नुकसान नहीं होने वाला। कैसे, अब ये देखिए। इंडियन प्रोडक्ट्स पर ट्रंप ने पहले 50% टैरिफ लगाया था, फिर उसे घटाकर 25% किया और फिर मोदी ट्रंप के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया। शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही ट्रंप का टैरिफ 10% पर आ गया, फिर ट्रंप ने उसे 15% कर दिया। अमेरिका के सेक्शन 122 के तहत यह 15% को क्रॉस नहीं कर सकता, यानी जिस भारत पर 18% का टैरिफ लग रहा था अब वो टैरिफ घटकर 15% हो चुका है। और इस तरह हिंदुस्तान इसमें विनर साबित हुआ। भारत के अलावा चीन को भी फायदा पहुंचा है, लेकिन ब्रिटेन जैसे देश को भारी झटका लगा है। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान में मोदी विरोधी इकोसिस्टम 65 घंटों से एक नया एजेंडा और पोस्टर लेकर बैठ गया है। राहुल की पार्टी अब 15% वाले टैरिफ पर नया गोला भाग कर रही है, नई नई कहानियां गढ़ रही है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी बता रहे हैं कि हिंदुस्तान की तो लॉटरी निकल गई है।
दोस्तों इस वक्त इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ टैरिफ चल रही है कि क्या अमेरिका के जो टैरिफ हैं वो 18% से 10% पे आ गए हैं भारत के ऊपर। तो इंडिया के लिए तो फिर इंडिया तो लोएस्ट आ गया। इफ दिस इज द केस, इंडिया तो लोएस्ट आ गया। अब सुनने में ये भी आया कि ट्रंप ने भी फ्लैट 10% ग्लोबल इंपोर्ट सरचार्ज लगा दिया ऑन गुड्स फ्रॉम ऑल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। अब अगर देखा ये जाए या अगर समझा ये जाए, ठीक है, कि कहीं ना कहीं पे इंडिया ये महसूस कर रहा है कि उसको, ठीक है, उसको तो एडवांटेज मिल गया और अभी तो उसने कुछ खरीदा भी नहीं है, तो उन्होंने जो ट्रेड डील बहुत लेट की है इनके साथ, ट्रेड डील लेट की है, तो उनको एडवांटेज हो गया। उधर मोदी साहब जो है वो ब्राजील के प्रेसिडेंट को होस्ट कर रहा है, श्रीलंका के प्रेसिडेंट को होस्ट कर रहा है, ठीक है, वो अपने लगे हुए हैं, अपनी दुनिया लहदा उन्होंने कायम की हुई है। देखिए ये चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा ना वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये भी। तो देखते हैं कि ये टैरिफ 10% पे आ गए हैं वाकई, या कि ये जो टैरिफ हैं वापस चले जाएंगे उस पर 18 पे चले जाएंगे। वेल फॉर अ मोमेंट मेरा ख्याल है इंडियंस के अलावा और कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा। वैसे भी ग्लोबल ग्रोथ इंजन में अगर आप भारत और चीन की भागीदारी देखें तो आईएमएफ के मुताबिक 2026 में ग्लोबल रियल जीडीपी ग्रोथ में चीन का कंट्रीब्यूशन 26.6% है, भारत का कंट्रीब्यूशन 17% है। यानी भारत और चीन ये दोनों देश मिलकर ग्लोबल ग्रोथ में करीब 43.6% कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि अमेरिका का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 9.9% है। यह भी एक बड़ी वजह है कि दुनिया का मोदी पर और हिंदुस्तान पर भरोसा बढ़ता जा रहा है। और इस भरोसे को यू रिपोर्टर नाम की मैगजीन ने किन पॉइंट्स में कैसे रिकॉर्ड किया है, अब ये देखिए। नंबर 1, भारत अब स्लीपिंग जायंट नहीं रहा, भारत अब ग्लोबल पावर के रोल में है, ग्लोबल सिस्टम को शेप करने वाले देश की भूमिका में है। नंबर 2, भारत की डेमोग्राफिक ताकत। चीन में मीडियन एज 39 साल है, ईयू में मीडियन एज 44 साल है, जबकि भारत में मीडियन एज 28 साल है। यानी दुनिया बूढ़ी हो रही है, भारत अभी भी जवान है। नंबर 3, भारत इमर्जिंग मार्केट से वैश्विक अर्थव्यवस्था का ग्लोबल इंजन बन चुका है। नंबर 4, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। और नंबर 5, विदेश नीति के फ्रंट पर भारत नॉन अलाइंड है, मगर फिर भी इन्फ्लुएंशियल है। एशिया पावर इंडेक्स में भी हिंदुस्तान मेजर पावर के तौर पर नंबर 3 की पोजीशन पर है, और इसकी वजह भी नरेंद्र मोदी ही है। इंडिया अब दुनिया में सुपर पावर के तौर पर जाना जा चुका है और दुनिया के एक्सपर्ट्स किसी शक व शुबे के बगैर अब भारत को सुपर पावर के तौर पर हर रोज रिकॉग्नाइज कर रही है। इंडिया कोई एक आध हफ्ते का नाम नहीं है, एक आध साल का नाम नहीं है, ये अब छाया रहेगा अगले पूरे क्वार्टर तक। इंडिया टॉक ऑफ द टाउन इस प्लेनेट पे रहेगा नेक्स्ट 20-25 ईयर तक। अब ये भारत का एरा है, ये भारत का जमाना है। भारत एक बार फिर सुपर पावर बन गया है। सदियों बाद वो फिर पलटा आया है कि भारत सुपर पावर बन गया। एक शायर का शेर है, मेरी नजर में ना तो इस जहां का कुछ नया है ना कुछ पुराना, वही कहानी उलट पुलट के सुना रहा है हमें जमाना। तो वही जमाना एक बार फिर हमें ये कहानी सुना रहा है कि वही भारत जो सदियों पहले है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत को सुपर पावर के तौर पर एस्टैब्लिश कर दिया। भारत को भी बहुत बहुत मुबारक, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी मुबारक। भारत जिसकी बात कर रहे हैं, ये जो डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, हेक्सागन ऑफ अलायंसेस। सुन लिया आपने, नेतन्याहू के प्लान का असर इतना तीव्र हुआ है कि मोदी के इजरायल दौरे से पहले ही पाकिस्तान में सब छटपटाने लगे हैं, घबराने लगे हैं। घबराने की एक वजह पाकिस्तान के भीतर से भी आ रही है, क्योंकि पाकिस्तानी अब टीवी पर बैठकर अपने मुल्क के भिखारी गिनने लगे हैं, उनकी कमाई काउंट करने लगे हैं। दूसरी तरफ दाना पानी जुटाने के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क दौड़कर भीख मांगने वाले पाकिस्तान से हर कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा है। पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो अपना बिजनेस बंद करती जा रही हैं, और अभी भी तकरीबन 125 कंपनीज के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना बिजनेस पाकिस्तान से खत्म कर दिया है और या अपने शेयर्स बेच दिए, जो भी किया। भारत वो पाकिस्तान में काम नहीं करना चाह रहे। मैं वही बाहर अगर निकले मार्केट में बहुत भिखारी पहले नहीं होते थे जितने अब मिलते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, हर भिखारी रोज का 5, 10, 20 हजार कमा कर जाता ही जाता है। मतलब मुझे एक दफा याद है, मैं एक पेट्रोल पंप पे गाड़ी साफ करवा रही थी, तो एक बंदा आया, बड़ा अच्छी सेहत थी उसकी, कुछ भी मसला नहीं था। मैंने उसको कहा, मैं कहा आप क्यों पैसे मांग रहे हैं? जो स्टोरी को सुना दी उसने कि मेरा बेटा था, उससे वाइट निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो जब गया अपनी सारी स्टोरी सुना के, तो वो मुझे बताता है, बंदा जो गाड़ी साफ कर रहा था, वो कहता है ये रोज का 5-10 हजार रुपया कमाता है। मैं कहा वो कैसे कमाता है? कहता है कोई एक गाड़ी आती है 5,000 रुपया इसको लेकर चली जाती है। लग रहा है कि हम एक फटा हुआ ढंडोरा बार बार पीटते जा रहे हैं और वही बात दोबारा रिपीट करते जा रहे हैं, लेकिन नए फिगर्स और नई हकीकत के साथ। इस बार फिर पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन है उसके अंदर कोई रुकावट हमें नजर नहीं आ रही। गुर्बत की सतह 11 साल में सबसे ज्यादा बुलंदी तय पा गई। 29% तक पाकिस्तानी अब एडिशनल यानी 70 मिलियन के करीब या 7 करोड़ के करीब अब पॉवर्टी लाइन अबूर कर चुके हैं। इसके साथ साथ तकरीबन 123 से जायद बैनुल अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान से
नकल मकानी कर चुकी हैं, जिसके अंदर अभी हाल ही के अंदर मित्सुबिशी ने अपने एंग्रो के अंदर शेयर्स बेचने की बात की। इसके साथ साथ पाकिस्तान स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से शॉर्ट टर्म कमर्शियल लोन तकरीबन $600 मिलियन लेने की कोशिश कर रहा है एक तरफ, दूसरी जानिब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शायद मंफी सतह छू गई है। पाकिस्तान अभी और तड़पेगा, डर डर कर रहेगा, क्योंकि मोदी इजरायल दौरे पर कुछ और भी करने वाले हैं। मुनीर और उसके आतंकवादियों के लिए हथियारों की एक नई खेप लाने वाले हैं। पाकिस्तान के तो एंड का सामान लाने वाले हैं। ईरान ने अमेरिकी अड्डों के बहुत करीब बैलिस्टिक मिसाइल्स तैनात कर दिए। खामेनेई ने साउथ बॉर्डर से ट्रंप के खिलाफ हमले को हरी झंडी दे दी है। तेहरान समेत ईरान की कई यूनिवर्सिटीज में फिर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बसीज फोर्स और आंदोलनकारी छात्रों के बीच कई जगह झड़पें हुई हैं। ईरान के जेंजी ये भी इस्लामिक रिजीम के खिलाफ झंडा फूंककर खामेनेई को खुला चैलेंज दे चुके हैं। खामेनेई के खिलाफ 20 लाख कुर्द मुसलमानों ने भी लड़ाई का ऐलान कर दिया है। मतलब ईरान में बहुत बवंडर मचा हुआ है। अगले 24 घंटे खामेनेई के लिए बहुत बड़ी मुसीबत वाले क्यों हैं, इस रिपोर्ट से समझते हैं। खामेनेई के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर बॉर्डर पर आ गए। ईरान ने ओमान की खाड़ी के पास बैलिस्टिक मिसाइलें भेज दी। खामेनेई ने फारस की खाड़ी में विध्वंसक मिसाइलें तैनात कर दी। ये ईरान के मिसाइल लॉन्चर हैं। खामेनेई के आदेश पर इन्हें ईरान के साउथ बॉर्डर पर सेट किया जा रहा है। ऐसे सैकड़ों लॉन्चर तैनात किए जा रहे हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने के काम आते हैं। खामेनेई ने इनकी तैनाती साउथ बॉर्डर पर ही क्यों की है? खामेनेई किन टारगेट पर मिसाइल अटैक करने वाले हैं? क्या खामेनेई आर पार की जंग शुरू करने जा रहे हैं? खुफिया और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खामेनेई ने ट्रंप को डराने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों के लॉन्चर साउथ बॉर्डर पर भेजे हैं। ईरान के दक्षिण में फारस और ओमान की खाड़ी है जो हॉर्मुज से जुड़ी हुई है। ईरान के साउथ में ओमान, यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन और कुवैत जैसे देश हैं। इराक समेत इन्हीं देशों में अमेरिका के 19 मिलिट्री बेस हैं जहां ट्रंप ने युद्ध का सामान सजा दिया है। खामेनेई ने मिसाइल लॉन्चर इन्हीं अड्डों के बिल्कुल करीब पहुंचा दिए हैं। अगर ईरान पर हमला हुआ तो ट्रंप को संभलने का मौका खामेनेई नहीं देंगे। खामेनेई ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि इस बार ईरान ऐसा हमला करेगा कि ट्रंप को पता नहीं चलेगा कि मिसाइल कहां से आई और कहां चली गई। ईरान ने रातों रात जो लॉन्चर तैनात किए हैं उनमें खुर्रमशहर 4 जैसी खतरनाक मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं। खामेनेई की खुर्रमशहर 4 मिसाइल लॉन्च होने के कुछ देर बाद ही हवा में सांप की तरह रास्ता बदलते हुए चलती है। इसका हेड कोबरा के फन की तरह दिखता है जो दुश्मन के रेडार से आने वाली तरंगों को सोख कर उसे चकमा देता है। ईरान की खुर्रमशहर 4 मिसाइल 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, 2,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, 1500 किलो का वारहेड ले जा सकती है। खुर्रमशहर मिसाइल तेल अवीव तक सिर्फ 10 मिनट में पहुंच जाएगी। अमेरिका के जो बेस यूएई, बहरीन, कतर और कुवैत में हैं, वहां तक पहुंचने में कुछ सेकंड ही लगेंगे। मतलब अगर जरा सी भी चूक हुई तो अमेरिका के बड़े बड़े अड्डे और वॉरशिप आग का गोला बन जाएंगे। खामेनेई के आर्सेनल में मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों और शॉर्ट रेंज क्रूज मिसाइलों की लंबी रेंज है। अमेरिका और इजरायल से तनातनी के बीच हर महीने 100 मिसाइलों का प्रोडक्शन हो रहा है। ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में आईआरजीसी के कमांडर दिन रात दौरे कर रहे हैं। ईरान के पास मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों में सेजिल मिसाइल भी है। ठोस ईंधन से चलने वाली सेजिल मिसाइल 2500 किलोमीटर तक जाकर इजरायल के तमाम शहरों को तबाह कर सकती है। सेजिल मिसाइल 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन पर हमला करती है। अगर खामेनेई को साउथ बॉर्डर पर अमेरिकी अड्डों को तबाह करना है तो शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल ही काफी है जो 1000 किलोमीटर तक तबाही मचाने की ताकत रखती है। इमाद मिसाइल 1700 किलोमीटर और गदर 2000 किलोमीटर तक जाकर सऊदी अरब और भूमध्य सागर तक जलजला ला सकती है। ईरान की हज कासिम मिसाइल 1400 किलोमीटर तक दुश्मन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। अमेरिका का कतर स्थित अल उदैद एयरबेस मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा अड्डा है। ईरान के साउथ बॉर्डर से इसकी दूरी सिर्फ 300 किलोमीटर है। बहरीन में अमेरिकी नेवी की 5th फ्लीट का बेड़ा ईरान के साउथ बॉर्डर से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री लॉजिस्टिक हब कुवैत में कैंप आरिफजान में है जो ईरान के बॉर्डर से महज 300 किलोमीटर दूर है। ट्रंप का युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान बॉर्डर से सिर्फ 700 किलोमीटर दूर तैनात है। खामेनेई ने इनके लिए शॉर्ट रेंज मिसाइलों की तैनाती साउथ बॉर्डर में की है जो कुछ सेकंड में तबाही मचा सकती है।
ईरान की शॉर्ट रेंज मिसाइलों में जुल्फिकार 700 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। कियाम 1 की रेंज 800 किलोमीटर तक है। डेजफुल 1000 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। ईरान के संभावित मिसाइल अटैक को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने पैट्रियट और थार्ड सिस्टम लगाए हुए हैं। खामेनेई इन्हें चकमा देने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलें चला सकते हैं जो 1500 किलोमीटर तक कुछ मिनट में पहुंच जाती है। पुतिन ने खामेनेई को ऐसी मिसाइल डील दे दी है जिससे ट्रंप और नेतन्याहू ही नहीं, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हर एक पार्टनर की नींद हराम होनी तय है। यह कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली बर्बा शोल्डर मिसाइल है। दुश्मन के फाइटर जेट और ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। इसे आसानी से एक से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सकता है। खामेनेई ने बर्बा मिसाइल को पाने के लिए $589 मिलियन की डील पुतिन से की है। इस डील में खामेनेई को पुतिन से 500 मिसाइलें मिलेंगी और 2500 लॉन्चर मिलेंगे। इसे मैच कुछ सेकंड में ही कंधे पर रखकर दागा जा सकता है। वर्बा मिसाइल इजरायल के लिए क्यों बड़ी टेंशन है? खामेनेई इसे लेबनान में शिया आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह को दे सकते हैं। हिजबुल्लाह अभी तक रॉकेट से ही हमले करता है। अब अगर उसके पास कंधे पर रखकर फायर की जाने वाली वर्बा मिसाइल आ गई तो इजरायल के लिए चुनौती बहुत बढ़ जाएगी। वर्बा मिसाइल 6 किलोमीटर तक मार कर सकती है। 10 मीटर से लेकर 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट को हिट कर सकती है। 1 सेकंड में 600 मीटर दूर ड्रोन, क्रूज मिसाइलों को ट्रैक और तबाह कर सकती है। अमेरिका अगर ईरान पर टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से हमला करता है तो वर्बा मिसाइल उन्हें हवा में ही मार गिरा सकती है। खामेनेई ने मिसाइल युद्ध में अटैक और डिफेंस दोनों को बहुत मजबूत कर लिया है। 26 फरवरी को जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच तीसरे दौर की बातचीत होने वाली है। इसमें ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ और खामेनेई के विदेश मंत्री अब्बास अरागची आमने सामने बैठ सकते हैं। डील से पहले ट्रंप ईरान पर भारी दबाव बना रहे हैं। खामेनेई दबाव कम करने के लिए बॉर्डर पर सैकड़ों मिसाइलें तैनात कर रहे हैं। ट्रंप के खतरनाक जंगी बेड़े का जवाब देने के लिए खामेनेई ने कॉमर्शियल कंटेनरों को युद्धपोत में बदलना शुरू कर दिया है। यह ईरान का शाहिद महदवी युद्धपोत है। पहले यह तेल ढोता था, अब इसे हेलीकॉप्टर कैरियर और ड्रोन वॉरफेयर और मिसाइल लॉन्चर से लैस कर दिया गया है। इसे भी ईरान ने फारस की खाड़ी में ट्रंप के युद्धपोतों के करीब पहुंचा दिया है। अब सवाल है कि खामेनेई का यह देसी जुगाड़ क्या ट्रंप के भारी भरकम जंगी बेड़ों को टक्कर दे पाएगा? ईरान के जनजी ने फिर खामेनेई की नींद हराम करनी शुरू कर दी है। तेहरान यूनिवर्सिटी के कैंपस में फिर से इस्लामिक रिजीम के खिलाफ आंदोलन तेज होने लगा है। लड़कियों ने तेहरान यूनिवर्सिटी में इस्लामिक रिजीम का झंडा जलाकर खामेनेई के खिलाफ यलगार कर दिया है। ईरान की लड़कियां इतनी हिम्मत तब दिखा रही हैं जब उन्हें IRGC और बासिज फोर्स से बहुत बड़ा खतरा है। पिछले महीने के आंदोलन में सैकड़ों छात्राओं को उठा लिया गया था। उनके साथ रेप, टॉर्चर और यहां तक कि मर्डर कर दिया गया। खामेनेई की बासिज फोर्स ने फिर तेहरान यूनिवर्सिटी में धावा बोला है। छात्रों और बासिज फोर्स के बीच झड़प हुई। ये तस्वीरें उसी तेहरान यूनिवर्सिटी की हैं जो फिर से खामेनेई समर्थकों और रेजा पहलवी के समर्थकों के बीच जंग का मैदान बन गई है। छात्र जब खामेनेई के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, अचानक इस्लामिक झंडे लेकर बासिज फोर्स के जवान सिविलियन ड्रेस में पहुंच गए। छात्रों ने गेट अंदर से बंद कर दिया। दोनों तरफ से कई घंटे नारेबाजी होती रही। ईरान में खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी या 1-2 शहर तक सीमित नहीं है। कई शहरों और कई कॉलेजों में लोग अब फिर से इस्लामिक रिजीम को चुनौती देने के लिए खड़े हो गए हैं। ये तस्वीरें भी ईरान की एक यूनिवर्सिटी की है जहां छात्रों और खामेनेई की बासिज फोर्स के बीच झड़प हो रही है। यहां स्कूल के कुछ स्टाफ ही बासिज फोर्स को अंदर लेकर आए और स्टूडेंट पर हमला कराया। कोट पैंट में जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड अली लारिजानी का रिश्तेदार है। लारिजानी वही शख्स है जिस पर 8 से 9 जनवरी को कत्लेआम का आरोप है। एक बार फिर उसने ईरान के